नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट सुपर टेट 2021 परीक्षा के दृश्य पर्यावरण अध्ययन ईवीएस टॉपिक से संबंधित सुपर 30 प्रश्न श्रृंखला को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। ए पार्ट 3 है, इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आइए आज पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की इस सुपर 30 प्रश्न की श्रृंखला के तीसरे वीडियो का अध्ययन हम लोग करते हैं और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हकल ने किया था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो अर्नेस्ट हकल के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें बता दें, सभी सिलेक्टेड वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं, जिससे आपके कम समय में बेहतरीन तैयारी कराई जा सके और आपका रिवीजन भी जल्दी समय में हो जाए अधिकाधिक प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम एजी टांसले ने दी। पारिस्थितिकी तंत्र की बात अगर की जाए, इकोलॉजी सिस्टम की बात, कि इसकी संकल्पना किसने सर्वप्रथम दी थी, तो एजी टांसले ने दी थी। और पारिस्थितिकी इकोलॉजी की केवल बात की जाएगी, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हकल। इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो है समुद्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा ह्रास होता है, यानी ऊर्जा की जो मात्रा होती है घटती है। और आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे लिंडेमान ऊर्जा का नियम, जिसमें क्या है 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान का। उसमें ये बताया गया कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है, तो प्रत्येक पोषण स्तर में 10% की जो ऊर्जा होती है उसकी ह्रास या हानि होती है। ठीक, तो वही ये बताया जा रहा है इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा घटती है, यानी ह्रास होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, दे देगा ऑप्शन में, तो उसमें सही जो होगा धान का खेत होगा। ये मानव निर्मित होता है, कृत्रिम माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री जल में व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। सर्वाधिक मात्रा में जो समुद्री जल में लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन जिम्मेदार होती है। एक प्रकार का पादप है, एक फाइटोप्लैंक्टन, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थिति है ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा में, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। अगला आपका 10% ऊर्जा का नियम लिंडेमान ने दिया। इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया है। और डीडीटी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसको जान लेते हैं। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, और इसको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरण या कीटनाशक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला आपका, यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय शत्रु कहा जाता है। ठीक, यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय शत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकाधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, इसलिए इसको पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, दो भिन्न समुदायों के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक, दो भिन्न प्रकार के अगर समुदाय क्षेत्र है, तो उनका जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसको हम इकोटोन नाम देते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, स्थिर जल का आवास लैंटिक आवास होता है। जैसे कोई जलाशय है, तालाब है, जहाँ पर जल स्थिर रहे, वहाँ पर उसमें गति ना हो, बहे ना, तो उस
प्रकार के जो आवास होंगे जंतुओं के, उसको हम क्या कहेंगे, लैंटिक आवास कहते हैं। ठीक। और बहते जल का आवास लोटिक होता है। ठीक। लोटिक आवास जैसे नदी आपका है, ठीक, नदी में जल का प्रवाह होता रहता है जिसमें जल बहते रहते हैं, तो इस प्रकार का जहाँ पर इसमें आवास जो बनता है उसको लोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक, साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एपिको आंदोलन का प्रारंभ कर्नाटक से हुआ है। ठीक। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। ठीक। उसके जो प्रणेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक। अगर सुंदरलाल बहुगुणा नहीं देता है तो चंडी भट्ट भी दे सकता है, सर्वप्रथम उन्होंने किया, और ये दोनों सहयोगी थे, साथ मिल करके इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को चलाए थे। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर चंडी प्रसाद भट्ट देता है तो उनको प्रियॉरिटी दीजिए, अगर वो नहीं दिया है तो सुंदरलाल बहुगुणा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन का प्रारंभकर्ता का। और एपिको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो कर्नाटक राज्य से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आगे आ गए। देखिए, अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लें। 1972 में क्या हुआ, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये अधिनियम से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके यूपी टेट, सुपर टेट परीक्षाओं में जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया है। ठीक। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन नायर्स के द्वारा किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं, भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ स्थित है, तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, सुपर 30 प्रश्न की श्रृंखला को। थोड़े और प्रश्न बचे हैं, आइए उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है। ठीक। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में स्वस्थाने कहलाता है। ठीक। पूछा जाता है स्वस्थाने क्या होता है, तो स्वस्थाने जो होता है कि वनस्पति या जंतु का संरक्षण उनके ही मूल प्राकृतिक जो आवास क्षेत्र है उसी में किया जाए, वहाँ पर ही उनको रहने का स्थान प्रदान किया जाए, तो ये होता है स्वस्थाने कहा जाता है। ठीक। और वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से दूर वह स्थाने कहलाता है। ठीक। अगर उनके प्राकृतिक आवास जहाँ पर वे पाए जाते हैं वहाँ से अगर दूर हम अन्यत्र कहीं उनको संरक्षित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वह स्थाने कहलाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट आपका IUCN। ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक। IUCN ये महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित प्रस्ताव, पर्यावरण से संबंधित, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया। इसका फुल फॉर्म आप जानते रहिए, राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला आपका, रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े जंतुओं एवं पौधों की सूची है। ठीक। अगर पूछा जाए जो विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतु हैं उनको किस बुक में सम्मिलित किया जाता है, कहाँ पर उनका डाटा संचित किया जाता है, लिखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में इनका डाटा रखा जाता है। ठीक। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। ठीक। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 46 रामसर स्थल। और रामसर स्थल जो है ये आर्द्र भूमि से संबंधित है और आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। अगर पूछा जाए जैव विविधता अधिनियम
कब पारित हुआ, तो 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, मीथेन CH4 को मार्स गैस कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीथेन या मार्स गैस किसको कहा जाता है, तो मीथेन गैस को, या मीथेन गैस को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला, ओजोन का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओजोन का जो सर्वाधिक निर्माण होता है, क्षति होता है ओजोन परत में, वो कहाँ पर होता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव वन किन्हें कहते हैं, तो जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन होते हैं, उन्हीं को मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, वन्यजीव संस्थान पूछा जाए तो उत्तराखंड देहरादून, और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये आपका है झांसी में। ठीक, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला सुपर 30 प्रश्नों की। तो ऐसे सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला को और प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को पूरा आप देख लिए होंगे, आपको खुद इसमें लगा होगा कि कुछ सेलेक्टेड प्रश्न आपको मिले कि नहीं। अगर मिले हैं, आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट अवश्य करें कैसा रहा रिस्पांस। तो हम और भी अभी आपका 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला यूपी टेट का, उससे पहले अभी कई दिन है, तो उसमें और भी सिलेक्टेड 30 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ जाएगा, लेकिन आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। और इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं, 3 पार्ट टोटल हुए, उन तीनों पार्ट का आप अध्ययन अच्छे से कर लें। उन्हीं में से आप देखिएगा प्रश्न आपके यूपी टेट परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।